हेलो बच्चा लोग। हेलो स्कॉलर के करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे 1 नवंबर के करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज़ द ओनली स्टेट वेयर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड? कौन सा ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा या केरला? तो बच्चों, जो गोवा है छोटा सा स्टेट है, लेकिन वहाँ पर वो सबसे पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसकी बात करता है बच्चों? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जो पर्सनल लॉज होते हैं ना, तो वो जो पर्सनल लॉज होते हैं वो हर एक रिलीजन के, जेंडर के, कास्ट के सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि एक राज्य में एक पर्टिकुलर रिलीजन का लॉ कोई और है और दूसरे राज्य में एक पर्टिकुलर रिलीजन का कोई लॉ और है। जैसे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैरिज की बात करते हैं, पर्सनल लॉज में सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लॉ, उसका क्या बोलते हैं, शादी का। जो शादी होती है सबकी बहुत ही पर्सनल अफेयर होता है, राइट? लेकिन उसमें भी बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो हर एक रिलीजन जो है वो अलग अलग अधिकार देता है मेल्स को और फीमेल्स को। जिसका कि बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें तो हिंदू रिलीजन में पहले डिवोर्स जैसा कुछ नहीं होता था। अगर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को छोड़ना है तो वो एकदम छोड़ देते थे, बस, ठीक है, कुछ नहीं होता था। लेकिन वहीं पे अगर हम मुस्लिम्स को देखें, मुस्लिम रिलीजन को देखें, तो मुस्लिम रिलीजन में डाइवोर्स जैसे भी कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ पे थी ट्रिपल तलाक, ठीक है। क्रिश्चियंस, जो कि जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल करने के लिए आए, तब फिर वो बाद में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जिसमें कि डिवोर्स लीगली आप डिवोर्स लेते हो, ठीक है। चर्च की प्रेजेंस में आप शादी करते हो, फिर लीगली डिवोर्स जैसी चीज़ होती है। फिर इंडिया में भी बाद में लीगली डिवोर्स जो है वो अपनाया गया। लेकिन जो मुस्लिम्स हैं उसमें उनमें ट्रिपल तलाक है, यानी कि डिवोर्स अगर किसी मेल पर्सन ने 3 बार तलाक 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 लिख दिया, बोल दिया, मैसेज में लिख दिया, खत में लिख दिया या गलती से भी बोल दिया, तो फिर क्या होता है, उनका डिवोर्स हो जाता है। अब वो एक साथ नहीं रह सकते। फिर उसके बाद डाइवोर्स के बाद भी कुछ अधिकार होते हैं, मेल के भी कुछ अधिकार होते हैं और फीमेल के भी कुछ अधिकार होते हैं। तो ये चीज़ ना हर एक राज्य में अलग अलग है। किसी राज्य में कुछ है, किसी राज्य में कुछ है। तो इसी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है कि हर एक राज्य में ना यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यानी कि यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा, ठीक है। नाम तो इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बट अभी तक ये हर राज्य में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो यही बात करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हर राज्य में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हम केसेस की बात करें, सपोज अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप कुछ तो रेफरेंस के लिए लगाओगे ना। तो शाह बानो केस 1985, ठीक है, 1995 का सरला मुदगल केस, ये 2 केस, और एक और केस है जिसका नाम है शरिया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि ट्रिपल तलाक केस था 2017 का, ठीक है। तो ये सारे जो केसेस है ना, इसमें देखा जाता है कि जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, डिस्पाइट कि रिलीजियस लॉज जो है वो हर किसी के अलग अलग हैं। हर किसी के राइट्स जो है, हर किसी का रिलीजन जो है वो शादी वाले मैटर में अलग अलग अधिकार जो है वो देता है, बट फिर भी कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को कंसिडर करते हुए जैसे कि इसमें अगर हम एक केस अगर हम देख लेते हैं, फर्स्ट वाला ही शाहबानो केस, तो इसमें मेंटेनेंस राइट ऑफ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन, ठीक है, कि ट्रिपल तलाक अगर कह दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि बस बीवी अब गई भाड़ में, जो भी तुम्हारी वाइफ थी, उसके बाद तुम उसको मेंटेनेंस नहीं दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। तो उस केस ने उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड कराई थी, ठीक है। फिर कि 2 लोगों के बीच में, अब मुस्लिम रिलीजन में क्या है कि शादी जो है वो, भले वहाँ पे ऐसा होता है कि फर्स्ट वाइफ अगर अलाउ कर देती तो सेकंड मैरिज लीगल होती है, नहीं अलाउ करती है तो इलीगल होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें भी अलग अलग अधिकार होते हैं सबके। ऐसा नहीं कि आप शादी कर दी तो पहली वाले को छोड़ दो, फिर उसका कुछ अता पता ही नहीं है, आप उसको कुछ अधिकार ही नहीं दोगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर। तो अगर कभी आंसर आपसे, अगर सब्जेक्टिव आंसर अगर आप आंसर लिख रहे हो, तो फिर उसमें आप ये 3 केस जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन करोगे। शाह बानो केस 1985, 1995 का सरला मुदगल केस और
सरिया बानो केस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस था, ठीक है, 2017 का। इसको हम ट्रिपल तलाक केस भी कहते हैं। तो ये आप उसमें लिखोगे। चलो, बहुत हो गया डिस्कशन। अब हम आते हैं स्टेटहुड डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन, मतलब सेलिब्रेटेड ऑन, जो स्टेटहुड डे है वो इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 नवंबर, 31 अक्टूबर, 26 जनवरी या 1 नवंबर। स्टेटहुड डे, जैसा कि इसका नाम ही है ना, स्टेटहुड डे, तो इसमें काम भी ऐसा ही हुआ था कि स्टेट्स बने थे, राइट। तो जो 1 नवंबर है हम उसको स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टेट, कौन कौन से स्टेट? केरला, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ये सारे स्टेट जो है वो बने थे। इसी वजह से हम इसको स्टेटहुड डे या स्टेट फॉर्मेशन डे कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन केरला, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, 5 स्टेट्स जो हैं, जो 5 मेजर स्टेट्स हैं इनफैक्ट इंडिया के, वो बने थे, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं ये क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी 2022 में जो भी अभी इस साल का जो प्री हुआ था उसमें पूछा गया था। मियावाकी is seen in news, it is related to development of dense urban forest, transgenic technology, new hybrid type of rice, none of the above। इसमें मियावाकी क्या है? तो बच्चों, मियावाकी ना एक ऐसी टेक्निक है जो कि डेवलप करी गई है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ है, अर्बन एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास एरिया बहुत कम होता है, छोटा होता है, तो वहाँ पर हमें, अब हम एरिया भी छोटा है और हमें क्या करना है कि फॉरेस्ट भी डेवलप करना है। तो ऐसी टेक्निक है वो कि जिससे कि आप छोटे से एरिया में ऐसे ट्रीज़ को आप प्लांट करोगे जिससे कि आप जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे। कौन कौन सी वैरायटी ऑफ प्लांट्स आप लगाओगे कि जिससे कि आपका फॉरेस्ट कवर अर्बन एरिया में मेंटेन्ड रहे, कम रिसोर्सेज यूज़ हों, कम वाटर यूज़ हो, बट फॉरेस्ट भी डेवलप हो जाए, ठीक है। तो वो है, हमने सबसे पहले क्वेश्चन में बात करी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करते हैं तो हमारे पास है आर्टिकल। कौन सा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है? विच आर्टिकल सेज दैट देयर शुड बी एन यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल ओवर द कंट्री? आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 43 या फिर आर्टिकल 47? तो बच्चों, आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन आर एंटायर नेशन। अब आर्टिकल 44 तो मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 45 क्या करता है? आर्टिकल 45 ये कहता है डीपीएसपी के अंडर, ये कहता है कि जो स्टेट है ना, यानी कि एक राज्य है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। आर्टिकल 43 क्या कह रहा है? आर्टिकल 43 बेसिकली बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बेसिक्स छोटी सी बात अगर लाइन में हम ये समझाएं तो इस आर्टिकल का मतलब ये है, ये आर्टिकल ये कहता है कि कहीं पे भी आप प्राइवेट सेक्टर में हो, कोऑपरेटिव में काम कर रहे हो, अर्बन एरिया में काम कर रहे हो, रूरल एरिया में काम करते हो, कहीं पे भी आपको जब भी आप जहाँ पे भी आप वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हो ना, वहाँ पर आपको प्रॉपर एक तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर आपको प्रॉपर क्या बोलते हैं, रहने की जगह, या जैसे कि जिस भी कंडीशन में आप काम करो, जहाँ पे भी आप काम करो, तो वहाँ का जो वर्क स्फेयर है, वर्क एरिया है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मतलब वो एक अच्छे लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदगी है और आप ज़बरदस्ती आपसे काम कराया जा रहा है, अनहाइजीनिक जगह है, आपसे काम कराया जा रहा है, बहुत ही अनसेफ इन्वायरमेंट है, आपसे काम करवाया जा रहा है। जैसे अनसेफ इन्वायरमेंट का अगर हम एग्जांपल लें तो कोल माइंस में जब काम होता है ना, आपने कभी पिट होल माइनिंग की बात सुनी है? कभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इलीगली पिट होल माइनिंग होती है। क्या होता है कि कई एरियाज़ में ना कोल बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना ज़्यादा, मतलब कोल इतने लेवल पे होता है कि अगर आप थोड़ा सा डीप अगर डिग करो होल तो आपको कोल मिल जाएगा। वो होता है पिट होल माइनिंग। तो वो कई बार क्या होता है कि वो होल जो होता है वो डिग करते करते इतना डीप हो जाता है और लोगों को ज़बरदस्ती, देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, कोई भी इंसान काम करने के लिए राज़ी हो जाता है, कम पैसों में भी मिल रहा है तो भी काम कर रहा है, उसको तो काम मिल रहा है। वो डिग करते करते ना क्या होता है कि कई बार इंसान उस होल के अंदर गिर जाता है और मर जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आर्टिकल 45 43 क्या इंश्योर करता है, ठीक है।
तो उस तरीके का सेफ्टी आपको प्रोवाइड करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपको प्रोवाइड करना है, एक सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उस जगह पे, प्रॉपर तरीके की सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर एक इंसान को जो भी वहाँ पे काम कर रहा है। अप्रोप्रिएट वेजेस मिलने चाहिए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम आपका 10 घंटे का है तो आप प्रेशर डाल रहे हो 2 घंटे में कंप्लीट करो। अगर वर्किंग आवर्स 8 आवर्स के हैं तो फिर आप उसको एक्सटेंड करके 10-12 विदाउट गिविंग ओवर टाइम आप उसे एक्सटेंड करो। तो ये हो जाता है आर्टिकल 43 आपका कैंश्योर कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आर्टिकल 47 क्या कह रहा है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, यानी कि राज्य की जिम्मेदारी है क्या करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मेंटेन करना और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। ठीक है, जैसे कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन का एक एग्जांपल अगर हम ले लें तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात अगर हम करें तो फिर हम उसकी बात कर सकते हैं मिड डे मील। मिड डे मील की जब हम बात करते हैं ना तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि बच्चे हैं, गरीब हैं, खाना नहीं खा सकते प्रॉपर, उनके पास इतना पैसा ही नहीं कि वो एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ मील अफोर्ड करें। आप उनको स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड करो, इससे क्या होगा, एजुकेशन भी होगा, बच्चे जो होंगे वो एजुकेटेड भी होंगे, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी मेंटेन होगा इन द लॉन्ग रन। बच्चे आएंगे खाने के लालच से तो वो आएंगे ही आएंगे, वो इस बहाने वो पढ़ जाएंगे, जब पढ़ जाएंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑब्वियसली मेंटेन होगा। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसे आप किसके अंडर कैसे आता है मैं बताती हूँ कि जैसे रोड्स पे बहुत ज़्यादा कचरा फैला रहता है, हमने देखा है जो गार्बेज हाउसेस होते हैं छोटे छोटे से, गार्बेज हाउसेस के बाहर बहुत ज़्यादा गार्बेज होता है। ठीक है, तो वो इट इज़ लाइक वायलेशन ऑफ आर्टिकल 47। क्यों? क्योंकि वहाँ से उससे जो वहाँ पे जो पब्लिक गुजर रही है, पब्लिक हेल्थ ख़राब हो रही है उससे। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मेंटेन हो रहा और अनहाइजेनिक कंडीशन जो है वो क्रिएट हो रही है। तो वो आता है आर्टिकल 47 के अंडर की स्टेट का ये सारा काम है। DPSP बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। DPSP पे अगर आप चाहते हो तो एक वीडियो बना देंगे DPSP पे कि क्या एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द विजन ऑफ इंडिया कैम्प 2022? इंडिया कैम्प 2022 का विजन क्या है? ये ऑर्गेनाइज करा गया है न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 क्या है, स्ट्रेंथन द न्यू वर्ल्ड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स building petrochemicals in India, new technologies and innovation to strengthen the chemicals and petrochemicals in India। तो इन चारों में से विजन क्या है एक्चुअली में? तो इंडिया कैम्प 2022 का विजन है ऑप्शन नंबर 2 जो कि कह रहा है 2030 का विजन क्या है, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि केमिकल्स, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली क्या हुआ है कि जो फर्टिलाइज़र्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स है ना उनका प्राइस इंक्रीज़ हो गया। तो इस वजह से इंडिया क्या कर रहा है, अब इंडिया जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ स्विच कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, राइट। तो इंडिया ये चाह रहा है कि इंडिया अपने देश में ही यानी कि इंडिया के अंदर ही केमिकल्स का जो प्रोडक्शन है फर्टिलाइज़र हो गया, केमिकल इंडस्ट्री को थोड़ा सा और भी ज़्यादा डेवलप किया जाए ताकि आगे कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसको टैकल कर सकें। ठीक है, तो थीम मैंने आपको बता दी। इसको इनॉग्रेट किसने किया, इंडिया कैम्प 2020 को कौन इनॉग्रेट करेगा? 2 नवंबर, कल से ये स्टार्ट हो जाएगी न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। इसको इनॉग्रेट करेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये इसको इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये 12th एडिशन है इंडिया कैम्प का, यानी कि दिस इज़ द 12th इंडिया कैम्प इंडिया इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं और एग्जीबिशन होते हैं जो कि होगा प्रगति मैदान में विच इज़ इन न्यू दिल्ली। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यू टाइगर रिजर्व इंट्रोड्यूस्ड इन यूपी? यूपी में मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि अभी अभी यूपी में इंट्रोड्यूस किया गया है? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये 4 टाइगर रिजर्व है, तो इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है यूपी में? तो बच्चों अभी अभी फ़िलहाल ना रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो यूपी में इंट्रोड्यूस है, मतलब कि बोल दिया गया कि अब रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया जाएगा। ये ऑल ओवर इंडिया का ना 53rd
टाइगर रिजर्व है। और स्टेट ऑफ यूपी का ये है 4th, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया का 53rd एंड स्टेट ऑफ यूपी का है ये 4th, ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व भी यूपी में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी यूपी में है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी यूपी में ही है। ये चारों टाइगर रिजर्व जो है वो यूपी में है, और रानीपुर जो होगा वो चौथा टाइगर रिजर्व है जो कि यूपी में इंट्रोड्यूस करा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। विच कंट्री इज नोन एज द आइवरी कोस्ट। आइवरी क्या होता है, जो हाथी के दांत होता है हम उसको आइवरी बोलते हैं ना। तो आइवरी कोस्ट किसको कौन से कंट्री को आइवरी कोस्ट कहा जाता है? नामीबिया, कोट दे इवोरे, अजरबैजान, जाम्बिया। तो बच्चों जैसे नाम में ही इसमें पता चल रहा है, और एक्चुअली में यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 विच सेज कोट दी आइवियोर। ये है आइवरी कोस्ट जिसको कहा जाता है इस कंट्री को। ये कंट्री कहाँ पर, ये अफ्रीका में है। जैसे कि इसमें मैप जो बना हुआ है, मैप देखो ये किस तरफ है, ये देखो ये वाली जो कंट्री है ना, ये है आइवरी कोस्ट। तो ये ईस्ट अफ्रीका वेस्टर्न कोस्ट पर पड़ रही है ये अफ्रीका की, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ कोट दे आइवरे, इसका ये पूरा नाम है, वेस्ट अफ्रीका में पड़ती है। इसका कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है वो देख लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज बच्चों फ्रेंच है। इसकी कैपिटल यामोसुकारो, ये है इसकी कैपिटल, और करेंसी है CFA फ्रांक, ठीक है। अब ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है, ये कंट्री न्यूज़ में क्यों है? ये कंट्री न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि डॉक्टर राजेश रंजन जो कि हमारे IFS ऑफिसर रह चुके हैं, उनको अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ कोट द आइवरे या फिर आइवरी कोस्ट, ठीक है। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू द आइवरी कोस्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका अपॉइंटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये कह रहा है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ल्यूज इनकोई लूला दी सिल्वा, जैर बोल्सोनारो, दियोद्रो दा फोंसिका, प्रुडेंटे दे मोराइस। प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग होता है इनका, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग है इसका। सो इन चारों में से कौन बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील? बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ये तीसरी बार कंटिन्यूसली 3rd टाइम प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बने हैं, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो लूला दा सिल्वा हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। इन्होंने जय बोल्सोनारो को हराया है, जो कि इनक्यूम्बेंट प्रेसिडेंट थे ब्राज़ील के। इनको हराकर ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तीसरी बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं ये ब्राज़ील के। ब्राज़ील की करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है? करेंसी है बच्चों ब्राज़ीलियन रियल, और कैपिटल है ब्रासीलिया। ब्राज़ील इज़ द कंट्री एंड ब्रासीलिया इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री। सो ये हो गया हमारा कैपिटल और ये हो गया करेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नील पवन बरुआ हैड रिसेंटली पास्ड अवे। इनकी डेथ हो गई है। ही बिलोंग टू विच स्टेट, ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे? मिजोरम को बिलोंग करते थे, नागालैंड को, असम को, या फिर मणिपुर को? तो बच्चों ये बिलोंग करते थे असम को, ठीक है। ये पोएट राइटर थे, आर्टिस्ट थे, बहुत फेमस असम के आर्टिस्ट थे। इनको आसाम पदम से भी इनको नवाजा गया, यानी ही हैज़ बीन गिवन दैट अवार्ड। और इनको ध्वनि कोबी के नाम से भी जाना जाता था। और इनका एक और नाम था, इनके 2 नाम थे। एक तो इनका नील पवन बरुआ जो इनका नाम था वो तो था ही, प्लस इनको प्यार से लोग ध्वनि कोबी के नाम से भी जानते थे, प्लस लबन्या परवा बरुआ के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो इनके 3-4 नाम थे, बड़े फेमस आर्टिस्ट थे, इसी वजह से इनके बहुत सारे नाम थे और लोग इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन का उत्पादन कौन करता है, कौन सा स्टेट जो है वो करता है? सो बच्चों उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द स्टेट, आयरन ओर इन इंडिया। आयरन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो उड़ीसा में देखने को मिलता है।
और एक बेल्ट है, उड़ीसा और झारखंड के एक बेल्ट है, उसका एक नाम है. सो यू विल राइट द नेम ऑफ द आयरन बेल्ट. आयरन बेल्ट का, उस आयरन बेल्ट का नाम क्या है. जैसे अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो या कोई भी ऐसा स्टेट पीसीएस का पेपर दे रहे हो ना, तो आपको मैप में लोकेट करने के लिए आ जाता है. आपको पता होना चाहिए कि आयरन बेल्ट्स जो हैं वो मेजर आयरन बेल्ट्स कहाँ पर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पर हैं, और स्पेशली डायमंड्स कहाँ पे मिलते हैं, कोल कहाँ पे मिलता है. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो 2-4 चीज़ें हैं ना, एटलीस्ट 4-5 चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग आयरन बेल्ट्स कहाँ पर हैं, कोल माइंस कहाँ पे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पे. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. मैप में आपको लोकेट करने के लिए आ सकता है. So that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. And if you have any feedback, you can give us in the comment section. Thank you everyone.